तो सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आधे हिंदुस्तान पर कल आई आफत की आंधी से। देश के कई इलाकों में रविवार को आंधी तूफान ने एक बार फिर खौफनाक दस्तक दी है। पेड़ उखाड़ दिए, घरों की दीवार गिर गई, सड़कों पर रफ्तार थम गई। हादसों में कईयों की जान चली गई। तेज आंधी तूफान की चपेट में आने से सिर्फ उत्तर प्रदेश में 38 लोगों की जान चली गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं देश भर में करीब 60 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। दिल्ली समेत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, मिजोरम, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में अगले 2-3 दिनों तक तेज हवाओं और तूफान का अनुमान जताया गया है। वहीं कल जिस तरीके की आंधी आई थी उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको देश के अलग अलग राज्यों से दिखा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और राजस्थान के साथ दिल्ली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त आंधी जिसमें कई पेड़ उखड़ने की भी घटना सामने आ रही है। इसकी चपेट में आने से दिल्ली में एक शख्स की मौत की भी खबर है। वहीं उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो इस तूफान से कल की बात कर रहे हैं हम, 38 लोगों की जान चली गई है। यहां पर तो सामानों से लदे ट्रकों की भी कई जगह पलटने की खबरें आ रही है। खासतौर से मुरादाबाद में 2 ट्रक पलट गए और ये दोनों सीधा गाड़ियों पर ही, आसपास से गुजर रही गाड़ियों पर गिरे हैं। वहीं देश के अलग अलग राज्यों में दीवार गिरने की भी खबरें हैं, पेड़ उखड़ने की भी खबरें हैं और कहीं कहीं तो छत के भी गिरने की खबरें हैं। लेकिन अभी इस तूफान से राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिन ऐसा तूफान आ सकता है, बारिश भी हो सकती है। इसलिए लोगों से सावधान रहने को भी कहा गया है। दिल्ली की 4 तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं तूफान का असर। विजय चौक की तस्वीरें, इंडिया गेट की तस्वीरें, द्वारका और जनपद की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शाम को ही रात जैसा आलम हो गया और जबरदस्त आंधी की वजह से कई घंटे तक ट्रैफिक तो जाम रहा है और मेट्रो पर भी इसका असर पड़ा। जिस आफत का अलर्ट मौसम विभाग ने दिया था, उसने एक बार फिर रविवार को देश के कई इलाकों में विनाशकारी वापसी की, उत्पात मचाया, सब कुछ तहस नहस किया और फिर लौट गया। ये तस्वीरें उसी तबाही की हैं। आंधी तूफान ने राजधानी दिल्ली के अलावा हरियाणा, यूपी, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में अपना प्रकोप दिखाया। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन इसके बदले में काफी बर्बादी भी लोगों को झेलनी पड़ी। शाम के 4 बजे के बाद अचानक दिल्ली एनसीआर में मौसम बिगड़ गया। 4 बजे जो रास्ते पर चलने वाली गाड़ियां थी, अचानक अंधेरा इतना हो गया कि गाड़ियों को अपनी बत्ती जलानी पड़ी। ट्रैफिक जगह जगह रुक गई। हरियाणा में कुछ जगहों पर आंधी से नुकसान होने की खबर है। मध्य प्रदेश में भी नुकसान की खबर है। और अगर मैं बात करूं दिल्ली और एनसीआर में, तो दिल्ली एनसीआर की हालत तो ये है कि जगह जगह गाड़ियां रुकी पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश में पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ था कि 2 दिन के लिए वहां पर आंधी पानी तूफान की संभावना है। रविवार दोपहर में मौसम ने अचानक कई इलाकों में करवट बदली। आकाश में बादल छा गए और धूल भरी आंधी चलने लगी। आंधी भी इतनी तेज कि इंसान को अपने साथ उड़ा कर ले जाए। तूफानी हवा के बाद तेज बारिश शुरू हो गई। कई जगह बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। आंधी तूफान में करीब 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिसमें यूपी में 18, पश्चिम बंगाल में 9, दिल्ली का एक शख्स शामिल है। रविवार को दिल्ली समेत उत्तर भारत में कई जगहों पर आई प्रचंड आंधी के चलते बड़ी संख्या में पेड़ गिर गए, जिससे सड़क, रेल और वायु सेवा प्रभावित हुई। दिल्ली के कई इलाकों में पेड़ भी जगह जगह पर गिरे हुए हैं और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता जावेद हुसैन ने। सोमवार की सुबह का वक्त है। जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग ने साफ अलर्ट जारी किया है कि दिल्ली एनसीआर और देश के अलग जो खास तौर से कुछ राज्य हैं, वहां पर आंधी तेज तूफान के साथ बारिश भी हो सकती है। जो रविवार की शाम को देखने को मिला कि शाम से ही तेज बारिश के साथ तेज आंधी और हवाएं चलने लगी। इस वक्त हम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और सराय जुलेना के बीच में मौजूद है, जहां पे आप देख सकते हैं कि तमाम ये तेज आंधी की वजह से ये पेड़े पूरी तरह से गिर गई हैं। ये टीन के शेड्स जो हैं वो नीचे की तरफ आ गया है। इंटरनेट
की जो सेवा है वो भी कहीं ना कहीं, जो कनेक्शन है वो भी यहाँ पर बाधित हुई है। जो लोग हैं वो इंटरनेट सेवा को यहाँ पर ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। ये इंटरनेट कनेक्शन कब से खराब चल रहा है? कल से ही? कल से करीबन 5 बजे के करीब से, जब से आंधी बारिश का शुरू हुई है तभी से हमारी लाइन सारी ऑफ हो गई है और काफी तारें टूटी है। तो अभी आप एक जगह देख रहे हैं और भी जहाँ पे हमें कम से कम 8-10 जगह से हमारी लाइन डैमेज हो चुकी है। तमाम ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और ये सराय जुलेना के पास का ये रास्ता है और यहाँ पर इस वक्त जो है पूरी पेड़ जो है यहाँ पे रास्ते में गिर गई है। दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि सामने वहां पर भी पेड़ गिरा हुआ है। सर, आप लोग दिल्ली के लिए निकलते हैं अपने काम के लिए, जिस तरह से आंधी और तूफान दिल्ली में है, मौसम विभाग का भी अलर्ट है, कैसे आप लोग प्रिकॉशन लेंगे? मैं तो आज सोच रहा था कि शायद स्कूलों की छुट्टी होगी, मगर स्कूल खुले हुए हैं। मगर दिल्ली में बहुत भारी नुकसान हुआ है रात, और अभी तो कुछ खबरें पूरी तरीके से मीडिया पर आई नहीं है। नुकसान की भरपाई बहुत ही मुश्किल है। दिल्ली सरकार, क्या बच्चे, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजा आज? हाँ, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रहा हूँ और अब मैं अपने काम की तरफ ध्यान लगाने जा रहा हूँ। देखते हैं क्या होगा। अब मौसम विभाग ने साफ अलर्ट जारी किया है, क्योंकि रविवार को जिस तरीके से मौसम ने अपना रुख बदला, तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, उससे ये कहीं ना कहीं है कि एक बार मौसम फिर अपना रुख पलट सकता है। कैमरामैन राजा सिंह के साथ जावेद हुसैन, न्यूज़ 24 दिल्ली। चलिए, तो इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक महेश पालावत हैं और साथ ही साथ हमारे कुछ संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली में मैच के ऑफिस के बाहर से हमारी संवाददाता दिव्या हमारे साथ हैं, पटना से सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ विजय चौक से जावेद हमारे साथ हैं, वीरेश पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिव्या के पास चलते हैं। दिव्या, जिस तरीके से कल तूफान आया है उसके बाद मौसम विभाग ने क्या आज के लिए या आने वाले कुछ दिनों के लिए चेतावनी जारी की है कि कल जैसी स्थिति हो सकती है? इस वक्त देखिए, मौसम भवन के अंदर जो है वो मौसम विभाग के अधिकारियों की एक मीटिंग चल रही है और वो पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी तक माना जा रहा है कि मई के महीने में ये तीसरी बार है कि तूफान जैसे हालात पैदा हुए हैं और इस बार ये माना जा रहा है कि जो कल तूफान आया है वो सबसे ज्यादा उसने कहर बरपाया है, क्योंकि उसमें जो हवा की गति है वो 100 से पार हो गई। मेट्रो ने भी ये निर्देश जारी किए थे पिछली बार कि अगर 70 से 100 के पार हो जाएगी हवा की गति तो मेट्रो को भी रोक दिया जाएगा, और कल वो भी हुआ। मेट्रो को भी कई बार रोका गया। यानी कि अभी फिलहाल जो है वो मीटिंग चल रही है, एनालिसिस हो रहा है, लेकिन एक बात जरूर सामने आ गई है कि ऑरेंज जोन की जो चेतावनी है वो जारी कर दी गई है। ऑरेंज जोन मतलब कि हालात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। ये चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी हो चुकी है और अगले 2 दिनों तक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 12 मई को पाकिस्तान की तरफ से आया था वो अब सीधा सीधा असर अपना दिखा रहा है और अगले 2 दिन जो है वो भी तूफान जैसे हालात फिर से पैदा होंगे। हालांकि इसमें डरने की बात नहीं है, सिर्फ एहतियात बरतने की जरूरत है। दिल्ली में भी हमने कल देखा कि किस तरह से सड़कों पर पेड़ गिरते नजर आए। अभी हम सुबह भी देख रहे हैं कि लगातार जो है वो पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के जो स्टाफ है वो पेड़ों को उठाने का काम कर रहे थे। काफी ज्यादा नुकसान कल दिल्ली एनसीआर में भी देखा गया है, पूरे उत्तर भारत के साथ साथ। और तीसरी बार जो ये मई के महीने में तूफान आया है इसने भारी तबाही मचाई है, लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अगर हो सके तो अंदर रह के काम करें। हालांकि अगर स्कूलों की बात करें तो कई स्कूलों में समर वेकेशंस ऑलरेडी हो चुकी है और आज सुबह भी जो हमने एनालिसिस किया है कि स्कूलों में जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं वो कम देखी जा रही हैं, मॉर्निंग असेंबलीज जो हैं वो नहीं हो रही हैं। यानी कि जो स्कूल प्रशासन है वो भी एहतियात बरत रहा है और लोग जो है वो सतर्क क्या स्थिति है ये जावेद से भी हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले चूंकि मौसम विभाग ने बताया कि कल जो तूफान आया है उसे भारी तबाही मची है और ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, तो उत्तर प्रदेश का एक बार हाल ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर अभी तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में हमारे संवाददाता लखनऊ से वीरेश पांडे जुड़े। वीरेश, यहां पर क्या स्थिति हुई कल के तूफान के बाद? देखिए, प्राकृतिक आपदा की बात करें तो 2 मई के बाद सबसे ज्यादा तबाही उत्तर प्रदेश में मची है। 38 लोगों की मौत हुई है, 50 से ज्यादा घायल हुए हैं और पशु हानि की बात करें तो 2 दर्जन पशु हानि हुई है और 80 घर गिरे हैं संभल में और उससे वहां दबकर कई लोगों की मौत हुई है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं
तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ है उत्तर प्रदेश के जिलों में तो कासगंज है, बाराबंकी है और बरेली है। यहां सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। कुल आंकड़े 38 तक पहुंचे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अभी जो ट्रफ लाइन है, यानी जो उत्तर प्रदेश से लेकर नागालैंड तक जाती है, कम दबाव का क्षेत्र है, उससे आज भी आंधी तूफान, गरज चमक के साथ ओलावृष्टि, तेज धूल भरी आंधी की संभावना है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के सचिवालय में जो मुख्य सचिव हैं और साथ ही साथ सूचना सचिव हैं और हाई लेवल की मीटिंग उनके द्वारा की जा रही है। जिस तरह से दिव्या ने बताया कि मौसम विभाग के लोग मीटिंग कर रहे हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के सचिवालय में जो आला अधिकारी हैं, जो करीबी हैं और बड़े पदों पर हैं और सरकार को गाइड करते हैं, निर्देशित करते हैं, उनकी मीटिंग चल रही है सचिवालय में कि किस तरह से इस प्राकृतिक आपदा से निपटा जाए, कैसे राहत के कार्य सुचारू रूप से किए जाए, जो घायल हैं उनका कैसे उपचार सही जगह किया जाए और जो मरे हैं जो उनके परिजनों को कैसे मुआवजा की राशि पहुंचाई जाए। जाहिर तौर पर पटना में क्या हालात है, पूरे बिहार में क्या हालात है, इसके लिए हम सौरभ के पास चलेंगे और जावेद भी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं, विजय चौक से उनके पास भी चलेंगे। लेकिन उसके पहले मौसम वैज्ञानिक महेश पालावत हमारे साथ है, उनसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आखिर होता क्या है। महेश जी, आमतौर पर हमने सुना है कि प्री मानसून जब होता है, मानसून आने के पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इस तरीके का थंडर स्टॉर्म आता है या फिर ऐसी आंधी धूल भरी आती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है? देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो बादल चलते हैं उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। ये पूरे साल रहता है, लेकिन ये अक्टूबर से लेकर के अप्रैल मई तक इंडिया को प्रभावित करता है। उसके जैसे ही गर्मी शुरू होती है, यानी मानसून आता है, तो ये उत्तर की तरफ चला जाता है। मेडिटेरियन सी और कैस्पियन सी, उधर से बादल उठते हैं और जो पश्चिमी हवाएं हैं उनके साथ साथ ये बादल हिंदुस्तान की तरफ आते हैं कि बीच में जो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो पड़ता है, तो वहां पर कोई बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो उनको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलता। जैसे ही वेस्टर्न हिमालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के आसपास आते हैं तो एक मिनट महेश जी, जहां से इसका ओरिजिन होता है, आपने बताया इस हवा का जहां से ओरिजिन हो रहा है, क्या वहां पर भी स्पीड इतनी होती है, इससे बहुत ज्यादा होती है? ये स्पीड बादलों की होती है, ये हवाएं नहीं देता, क्योंकि ये आसमान में ही रहते हैं बादल। और जब इधर ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो उसके प्रभाव से एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान पर बन जाता है और उससे नमी बढ़ जाती है। और क्योंकि अप्रैल और मई में टेम्परेचर काफी ज्यादा होते हैं, 40 से ऊपर होते हैं, तो जब वो हवा गर्मी के कारण ऊपर उठती है तो गरजने वाले बादल बनते हैं, जिनकी ऊंचाई कम से कम 12 से 14 किलोमीटर तक हो जाती है। जब ज्यादा ऊंचाई के बादल बनते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बन जाता है और उसमें डाउन ड्राफ्ट और अप ड्राफ्ट ऐसे करके हवा चलती है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अगर बना तो थंडरस्टॉर्म आएगा, लाइटिंग वगैरह देता है और ठंडर देता है। और जब वो डिसपेट होता है तो वो जो डाउन ड्राफ्ट है, यानी हवा जब वो नीचे निकलती है तो इतनी तेजी से आती है वो हवा, जो धूल उड़ाती है, जिससे डस्ट स्टॉर्म आता है। और उसके बाद जो उसमें मॉइस्चर होता है, उसके कारण कभी कभी जब हाइट ज्यादा होती है, यानी 0 डिग्री, जैसे अब आसमान में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, तो 0 डिग्री के भी ऊपर जब बादल बनते हैं तो उसमें आइस क्रिस्टल बन जाते हैं, तो वो ओले गिरते हैं और बारिश होती है। तो पहले आंधी आती है, फिर बारिश होती है, तो ये इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। तो इसमें स्पीड की क्या संभावना, कोई संभावना जताई गई है? स्पीड का जो स्पैन होगा, जो रेशियो होगा, किस रेशियो में होगा? देखिए, ये जो अभी जो जैसे हालात बने हुए हैं, यानी मॉइस्चर है, कल बारिश हुई है तो मॉइस्चर पहले ही आ गया है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो दोपहर बाद फिर से गरजने वाले बादल बनेंगे। लेकिन ये उस पहले से बताना थोड़ा मुश्किल होता है कि जब डॉपलर रडार से उसकी हाइट देखी जाती है कि यानी वो कितना ऊंचा है, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी विंड स्पीड ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अगर वो 6-7 किलोमीटर का है तो 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड देगा। जैसे कल बना था 14 किलोमीटर के आसपास, तो वो 100 से ऊपर स्पीड चली गई थी। तो आज जैसे ही वो बनेगा तो उससे पहले अलर्ट तो जारी है, लेकिन एग्जैक्ट अलर्ट दिया जाएगा स्काईमेट। मतलब आप बता रहे हैं 2 चीजों पर निर्भर करता है, एक तो तापमान कितना है और दूसरा हवा में नमी कितनी है, उस पर विंड का स्पीड निर्भर करता है। चलिए, इस वजह से बिहार में कितनी ज्यादा नुकसान हुआ है और कितनी तकलीफें लोगों को हुई है, साथ ही साथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में क्या स्थिति रही, अभी क्या कुछ हो रहा है और आने वाले तूफान के लिए क्या चेतावनी है, ये भी आपको हम बताएंगे। हमारे तमाम संवाददाता दिव्या, सौरभ, जावेद और वीरेश चारों हमारे साथ बने हुए, साथ ही साथ महेश पालावत भी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं न्यूज 24। कल आधे हिंदुस्तान में तूफान ने भयानक तबाही मचाई है और अकेले उत्तर प्रदेश में अब तक 38 लोगों की मौत की खबर आ रही है। साथ ही साथ कई जगहों पर पेड़ उखड़ने की खबर है, वहीं कई जगहों पर दीवार गिरने और छत टूटने की भी खबरें आ रही हैं। हमारे अलग अलग संवाददाता अलग अलग जगहों से हमें सारी अपडेट दे रहे हैं। दिल्ली में मौसम विभाग के बाहर हमारी संवाददाता दिव्या हमारे साथ जुड़ी हुई है, लखनऊ से वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ सौरभ पटना से हैं और विजय चौक से जावेद हमारे पास हैं। और
मौसम वैज्ञानिक महेश पालावत भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पहले चलेंगे हम विजय चौक से, जावेद हमारे साथ हैं, उनके पास। जावेद, आपकी रिपोर्ट में हमने देखी कि दिल्ली एनसीआर में कई जगह पेड़ उखड़े हैं और इस वजह से पांडव नगर में एक महिला की भी मौत हुई है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है? सब कुछ अंडर कंट्रोल है? आज कैसी संभावना? ये देखिए, अगर हम रात शाम से बात करें तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर रखा था कि दिल्ली और दिल्ली के बाद जो नॉर्दर्न जो स्टेट्स पड़ते हैं वहां पर जो तेज आंधी और तूफान का जो है अलर्ट है उस खासा असर पड़ेगा। तो ऐसे में कल एक बार फिर से रविवार का दिन था, हालांकि छुट्टी का दिन था, ज्यादातर लोग दिल्ली एनसीआर के लोग अपने घर से बाहर थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, गनीमत ये रही, किसी तरह की ज्यादा किसी नुकसान की बात नहीं आई। लेकिन दिल्ली पुलिस को 7:30 बजे तक 260 पीसीआर कॉल मिले थे कि जिसमें 189 जो पेड़ हैं दिल्ली के वो गिरने की कॉल मिली थी। उसके बाद 50 ऐसे खंबे हैं जो स्ट्रीट जो जगह जगह पे रोड के किनारे हैं उन्हें गिरने की कॉल आई थी, और तकरीबन 33 के आसपास वो टीन के शीट की गिरने की कॉल आई थी और 18 लोगों के इंजर्ड की कॉल आई थी। सबसे पहले दिल्ली पुलिस को ये कॉल मिली थी कि पांडव नगर में एक पेड़ के गिरने से एक महिला की मौत हो गई। उसके बाद कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस को ये कॉल मिली थी कि दिल्ली के जैतपुर इलाके में एक शख्स जब वहां से गुजर रहे थे तो उनके ऊपर से एक बिल्डिंग के ऊपर से कोई चीज ऊपर से गिरता है, वो ईंट या सीमेंट की कोई कंक्रीट थी, ये भी साफ नहीं हो पाई, लेकिन उससे गिरने से उस शख्स की मौत हो गई। तो कुल मिला के अभी तक दिल्ली में 3 से ज्यादा का आंकड़ा साफ हो पाया है। लेकिन वहीं अगर हम अभी सुबह की बात करें तो जहां जहां पर पेड़ गिरे हुए हैं, इंटरनेट कनेक्शन कहीं ना कहीं बाधित है, तो पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की तरफ से साफ उस पेड़ों को जो गिरे हुए हैं सड़क पर जिससे कि ट्रैफिक जैम ना हो सके वो उठाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस को जगह जगह पे पॉइंट आउट किया गया है, जिससे कि जो कल जो नुकसान हुआ, जिस तरह से कल तेज आंधी और तूफान हुई, उसके बाद बारिश हुई है, उसमें कहीं ना कहीं ज्यादातर पेड़ गिरे हैं और खंबे गिरे हैं। तो ऐसे में जो गाड़ियों पे पेड़ गिरे हैं या जिससे कि पूरी तरह से रोड बंद हो गया है, उसे साफ करने का पूरा काम किया जा रहा है इस वक्त। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ पटना से सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, बिहार का हाल जानते हैं कि कल तूफान के बाद वहां पर क्या स्थिति है। सौरभ, यहाँ पर किस तरीके की जानकारी? चलिए, सौरभ से हमारा संपर्क टूट गया, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से चलते हैं दिव्या के पास। दिव्या, अभी फिलहाल मौसम कैसा है? चूंकि मुझे लग रहा है आप जहां खड़ी हैं वहां थोड़ी धूप खिली हुई है, टेम्परेचर कितना होगा अभी आसपास? क्योंकि महेश पालावत जी भी बता रहे हैं कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा आज और कल जो तूफान आने की संभावना है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी और उतना ही पावरफुल तूफान होगा। फिलहाल वंदना, मौसम जो है वो जिस तरह से तूफान है उसके अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अच्छी खासी धूप खिली हुई है। टेम्परेचर इस वक्त 35 से 40 के बीच में होगा। हालांकि कल जब तूफान आया था तो 10 डिग्री तक टेम्परेचर गिर गया था। फिलहाल अच्छी खासी धूप खिली हुई है, अभी कोई ऐसी संभावना नहीं जताई जा सकती है। लेकिन मौसम विभाग ने साफ किया है कि शाम तक जो है वो फिर से एक बार तेज हवाएं चल सकती हैं, आंधी आ सकती है और हल्की फुल्की बारिश आ सकती है। इसलिए पहले से ही लोग जो हैं वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। अगर ऑफिसेज में हैं तो थोड़ा पहले जो है वो घरों की तरफ निकल जाएं, और जो इवनिंग स्कूल्स हैं उनको भी थोड़ा बहुत रीशेड्यूल किया गया है। हालांकि गनीमत यह है कि आज चूंकि 15 तारीख हो गई है तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने स्कूलों के लिए ऑर्डर्स दे दिए थे कि 11 तारीख के बाद से मैक्सिमम स्कूल्स को जो है वो समर वेकेशन के लिहाज से बंद किया जाएगा। तो काफी स्कूल्स डीओई के उस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, यानी बच्चों के लिए सेफ्टी कहा जा सकता है। और मौसम फिलहाल जो है वो काफी सही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दिन ढलते ढलते जब शाम की तरफ बढ़े तो जो है फिर से एक बार पारा गिरे और तूफान जैसे हालात पैदा हो जाए। जी महेश जी, जैसा कि दिव्या ने बताया कि 35 से 40 के आसपास अभी टेम्परेचर होगा, और अभी तो 10:34 हुए हैं, यानी कि अभी दोपहर पूरी बाकी है। और ऐसे में जब टेम्परेचर 40 के ऊपर आएगा तो आप बता रहे थे कि इसमें बहुत ही सपोर्ट मिलेगा तेज हवाएं चलने को या थंडरस्टॉर्म को। जी हाँ, जैसे ही क्योंकि कल जो बारिश हुई है उससे मॉइस्चर बढ़ा है, ऊपर से पूर्वी हवाएं चल रही है, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर फीड हो रहा है, तो वातावरण में मॉइस्चर काफी है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि जब 40 के आसपास पहुंचने लगता है, तो फिर से ये मॉइस्चर हवा में उठ के बादल बनाता है, और गरजने वाले बादल जब बनते हैं तो उससे ये, क्योंकि जैसे कल बना था हरियाणा के पास, और ऊपर की जो हवाएं हैं यानी कि 10,000 15,000 फीट पर वो वेस्टर्ली विंड है, तो उससे वो दिल्ली की तरफ आया और वेस्ट यूपी की तरफ, तो तब गरजने वाले बादल दोपहर बाद बन सकते हैं। लेकिन महेश जी, ऐसे थंडर स्टॉर्म की जब हम बात करें तो बिजली गिरने की भी संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो
ऐसी स्थिति में, जब ऐसी स्थिति बन रही है कि बिजली भी गिर सकती है, तूफान भी बहुत ज्यादा आ सकता है, तो किन बातों की सावधानी बरतें? अगर आप बाहर हैं तो भी, अगर आप घर के अंदर हैं तो भी? अगर आप बाहर हैं तो ये जो भी किसी ऐसी बिल्डिंग के आसपास चले जाएं जिसमें ज्यादातर बड़ी बिल्डिंगों में ये अर्थिंग होती है, जो कॉपर वायर है वो जमीन तक होता है, तो सबसे अच्छा कंडक्टर अर्थ होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो सेफ बिल्डिंग होती है। और किसी पेड़ वगैरह के नीचे न खड़े हो, क्योंकि पेड़ के ऊपर, क्योंकि जो भी एरिया, जो भी चीज सबसे ऊंची है बिजली 100-200 मीटर के दायरे में, उसी के ऊपर गिरती है, तो वो नुकसान हो सकता है। अगर आप घर के अंदर हैं तो जिस समय लाइटिंग और ठंडर हो रहा है उस समय प्लम्बिंग की चीजों को, यानी कि पानी वगैरह के नल वगैरह को न छुएं, क्योंकि जब बिजली गिरती है तो प्लम्बिंग के थ्रू वो बिजली आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं उसके प्लग को निकाल दीजिए, क्योंकि केबल और इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू भी जब बिजली गिरती है तो उन चीजों को नुकसान पहुंचा सकती है। कई लोग कहते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ये अभी बहुत ज्यादा इसका वो नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि रेज होती है तो अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है तो उसको अट्रैक्ट कर सकता है और 10-15 मीटर के दायरे में उसको, उससे नुकसान पहुंच सकता है। जी, एक बार अब हम चलते हैं वीरेश के पास। वीरेश, अभी तक आपके पास जो आंकड़े पहुंचे हैं, क्या आंकड़े हैं, कितना डराने वाले? देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी सरकार की तरफ से 38 के मरने की पुष्टि हुई है, 50 घायल और पशु हानि 2 दर्जन हुई है। एक और जानकारी दर्शकों को दे दूं कि कल आंधी तूफान में 4 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंची थी हेमा मालिनी, और वहां से सांसद हैं वो जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी, और जब मौसम खराब हुआ तो वहां से सभा को छोड़कर वो मथुरा की तरफ रवाना हुई। मांड तहसील में ये सभा हो रही थी। जब रवाना हुई उस समय आंधी और तूफान तेज हो गया और उनके काफिले के सामने ही एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया। बाल बाल बची है हेमा मालिनी, जो जानकारी आई है। उसके बाद जो पुलिस है, काफिले में चल रहे लोग हैं और कार्यकर्ताओं ने मिलकर उस रास्ते से उस पेड़ को हटाया। जो खबर है, हेमा मालिनी की गाड़ी के जस्ट सामने वो पेड़ गिरा। बाल बाल हेमा मालिनी बची हैं। जो अभी मथुरा एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि उस समय ऐसी घटना हुई थी, हेमा मालिनी जी को सुरक्षित निकाल लिया गया वहां से। आंधी तूफान काफी तेज थी और इस समय कोई चिंता की बात नहीं है। अगर हम सरकार की बात करें और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, जो सबसे प्रमुख बात है, प्रमुख सचिव सूचना का कहना है कि जो प्रभावित लोग हैं उन तक मुआवजा शीघ्र से शीघ्र कैसे पहुंचे, ये मुख्यमंत्री का दिशा निर्देश है। और साथ ही साथ जो घायल हैं उनका समुचित इलाज कैसे कराया जाए, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता है। मैं आपको बताऊं कि कल जिलाधिकारियों को बाढ़ राहत आपदा के लिए लखनऊ बुलाया गया था, मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग थी, लेकिन आंधी और पानी की जैसे ही संभावना हुई ये मीटिंग कैंसिल कर दी गई थी। सभी जिलाधिकारियों को अपने जिले में रहने और लोगों से संपर्क बनाने, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ग्राम प्रधान स्तर तक जाएं, इसकी ताकीद की गई। जो राहत आपदा आयुक्त हैं संजय कुमार, उनसे संपर्क में हैं अधिकारियों के, जिलाधिकारियों के। एक मीटिंग सचिवालय में चल रही है मुख्य सचिव के नेतृत्व में। उसमें उत्तर प्रदेश के राहत आपदा आयुक्त, प्रमुख सचिव सूचना और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, वो सारे लोग शामिल हैं। और उनकी प्राथमिकता मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ये है कि जो प्रभावित लोग हैं उनको कैसे उनका रेस्क्यू किया जाए, कैसे उन्हें राहत सामग्री पहुंचाई जाए, और साथ ही साथ जिनके घर गिरे हैं उनको कैसे किसी जगह उन्हें ठहराया जाए, उन्हें कैसे एक छांव दी जाए कि इस आंधी पानी तूफान में, क्योंकि अभी संभावना। जावेद के पास चलते हैं। जावेद, वीक का पहला वर्किंग डे है और ऐसे में आप जब यहाँ विजय चौक पहुंचे हैं, आपको क्या दिखा? ट्रैफिक नॉर्मल डे की तरह ही था या तूफान की वजह से कई लोगों ने चूज किया कि वो आज घर पर ही रहें? जी देखिए, जब हम विजय चौक पहुंचे थे तो रास्ते में हम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास हमने देखा कि सड़क के किनारे बहुत सारे पेड़ गिरे हुए हैं और वहां पे कई टीन के शेड किए हुए थे। कुछ लोग वहां पर हमें मिले जिन्होंने बताया कि कल से लेके वो आज तक, हालांकि क्योंकि जिस तरह से अलर्ट है, लोग टीवी देख रहे हैं, लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, तो लोग कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों से हमारी और बात, उन्होंने कहा कि उनके बॉसेस का कहना है कि अगर जैसे वेदर अगर खराब होता है और आपको लगता है कि तेज आंधी या तूफान आ सकता है तो आप जहां है या आप अपने घर पे वहीं रुक जाए। तो ऐसे में सुबह में ट्रैफिक मुझे थोड़ा सा स्मूथ दिखा और जो बच्चे हैं उनके खास तौर से पेरेंट्स ज्यादा दिखे बच्चों को लेके आते हुए। आमतौर पर बच्चे स्कूल बस से या वैन से आते, लेकिन आज कुछ स्कूल के पास जब मैं अपने घर से विजय
चौक की तरफ आ रहा था तो मैंने देखा कि कई बच्चों के पेरेंट्स खुद बच्चों को लेकर स्कूल आ रहे हैं और वो उनका कहना है कि शाम में भी जब स्कूल की छुट्टी होगी वो खुद लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो इस जैसे वेदर को देखते हुए अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से, तो ऐसे में लोग कहीं ना कहीं पूरे अलर्ट मोड पे, और खासतौर से लोग अब आमतौर पर जैसे कि अभी हल्की सी धूप निकल चुकी है, लोग पेड़ के नीचे गाड़ी लगाते हैं, लेकिन अब लोग कहीं ना कहीं वेदर चेंज होते ही अपनी गाड़ियों को पेड़ के पास से या खंबे के दूर रखते हैं जिससे कि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। तो कहीं ना कहीं मौसम को अलर्ट देखते हुए किसी तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं, लेकिन बस ये कि एहतियात बरतने की और जाहिर तौर पर जो लगातार टेलीविजन देख रहे हैं उनको हमारे जरिए ये सारी जानकारी मिल रही होगी कि कब कितना भयानक किस स्पीड का तूफान आने वाला है। दिव्या, आप बता रही थी कि यहाँ पर मौसम विभाग की एक अधिकारियों की बैठक चल रही है, इसके बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आधे हिंदुस्तान में कल आंधी ने काफी तबाही मचाई है। अब तक लगभग 58 लोगों की मौत की खबर आ रही है और कई लोगों के घायल होने की खबर है। हमारे 4 संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए, साथ ही साथ महेश पालावत जी भी हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले दिव्या के पास अभी चलते हैं। दिव्या, आप बता रही थी कि यहाँ पर मौसम वैज्ञानिकों की एक बैठक चल रही है, क्या ये बैठक खत्म हो गई है? किस बारे में ये बैठक चल रही है? देखिए, अभी भी जो है वो एनालिसिस चल रहा है अंदर। अभी हमने फोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी भी जो एनालिसिस है वो चल रहा है। आगे के फोरकास्ट को लेकर ये एनालिसिस चल रहा है, क्योंकि कल जिस तरह से तूफान आया है वो फोरकास्ट मौसम विभाग ने भी नहीं किया था। दिल्ली एनसीआर में 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं का जो एनालिसिस है वो मौसम विभाग की तरफ से था, लेकिन कल 105 प्रति घंटे की रफ्तार पर आर की रफ्तार से जो है वो हवाएं चली हैं, यानी कि 100 का आंकड़ा पार कर चुका था कल जो हवाओं की गति थी, जो कि एक खतरनाक थी। और मैंने जिस तरह से पहले बताया कि ऑरेंज जो जोन है उसकी वार्निंग मौसम विभाग दे चुका है। मौसम विभाग जो है वो कलर जोन के जरिए सूचनाएं देता है, पहले ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। ऑरेंज जोन मतलब है कि कभी भी हालात जो हैं वो बेकाबू हो सकते हैं, और इसके बाद होता है रेड जोन, यानी कि जान माल का खतरा है। तो मौसम विभाग साफ कर चुका है कि ऑरेंज जोन की वार्निंग जो है वो लोगों को दी जा चुकी है, यानी कि कभी भी हालात बेकाबू हो सकते हैं। जब ये फोरकास्ट मौसम विभाग की तरफ से आ रहा है तो लोगों को अब खुद ही सतर्क रहने की जरूरत है। तौर पर ये जो बैठक चल रही है इस पर दिव्या आप अपनी नजर बना रखिए, इस बारे में मौसम विभाग और क्या कहता है इसके बारे में आपसे हम जानकारी लेंगे। सौरभ हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। सौरभ, बिहार और इससे जुड़े राज्यों में फिलहाल कल जो तूफान आया है उसके बाद कैसी स्थिति बनी हुई है? क्या यहाँ पर भी अलर्ट है कि आने वाले 1 से 2 दिन में यहाँ ऐसा ही तूफान आ सकता है? जी बिल्कुल, 2 दिनों का अलर्ट है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल रात 1 बजे के बाद मौसम का मिजाज जो है वह अचानक बदल गया था। तेज हवाएं चलने लगी थी और हवाओं की जो रफ्तार थी वह करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी, और अब तक पूरे बिहार में 4 लोगों की मौत हो चुकी है छत गिरने और दीवारें गिरने के कारण। और सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को हुआ है, जिससे किसान जो है वह काफी निराश हैं। आम, लीची और केले की जो फसल थी उनको काफी नुकसान हुआ है। तो एक तरीके से कहें तो पूरे बिहार में तबाही का आलम है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है और करोड़ों, एक तरीके से कहें तो जो किसान हैं उनको लाखों रुपए की नुकसान हुई है, क्योंकि अभी जो सीजन है वह आम, लीची और केले का है। और इससे प्रभावित जो जिले हैं, चाहे हाजीपुर हो, वैशाली हो, मुजफ्फरपुर हो, यहाँ के जो किसान हैं वह काफी निराश हैं, क्योंकि उनके जो एक तरीके से कहें तो सालाना जो आमदनी का जो जरिया था वो खत्म हो गया है, क्योंकि लीची और आम जो है वह काफी अच्छी पैदावार होती है इन जिलों में, और इससे किसान काफी खुश थे। लेकिन कल की जो आफत, एक तरीके से कहें जो आंधी आई, उससे किसान काफी निराश हैं और उन्हें लगता है कि पूरे जो साल भर का उनकी जो मेहनत थी वह खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। जी तो आने वाले 2 से 3 दिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि देश के इन राज्यों में थोड़ा अलर्ट रहने की आपको जरूरत है। यहाँ पर मौसम आने वाले 2 से 3 दिन ऐसा ही रह सकता है या फिर थोड़ा और भी बिगड़ सकता है। दिव्या, सौरभ, जावेद और वीरेश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। महेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 24।